हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग फिलॉसफी। एक ऐसी जगह जहां आपकी बेचैन सोच धीरे धीरे शांत हो जाती है, जहां विज्ञान और दर्शन की गहराइयां आपको नींद की गोद में ले जाती हैं। इस यात्रा में हम सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि अपने भीतर के सन्नाटे को भी खोजते हैं। आज की रात आइए हम साथ मिलकर चलें एक रहस्यमयी सफर पर, उस ग्रह की ओर जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने देखा है, K2-18b। हो सकता है ये कहानी सिर्फ सितारों की न हो, बल्कि हमारी आत्मा की भी हो। अगर आपको ये सफर पसंद आए तो स्लीपिंग फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपकी रातों का साथी है, जहां हर शब्द आपको और गहरी नींद और गहरे सुकून की ओर ले जाता है। तो अब आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए इस खगोलीय यात्रा में। चैप्टर 1 द कॉस्मिक इनविटेशन। रात का आकाश हमेशा से इंसानों के लिए एक रहस्य और एक सुकून दोनों रहा है। जब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और कल्पना करते हैं कि आप एक शांत जगह पर लेटे हुए आसमान की ओर देख रहे हैं, तो लगता है जैसे सितारे हमें बुला रहे हों। ये टिमटिमाते छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु दरअसल हमारे ही सूरज जैसे असंख्य तारों की झलक हैं, जो हमसे बहुत दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में मौजूद हैं। कभी सोचा है हम क्यों आसमान की तरफ इतना खिंचे चले जाते हैं? ये केवल रोशनी देखने का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा की गहरी प्यास है। ये जानने की प्यास कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तो सितारों की खामोशी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ये खामोशी एक निमंत्रण है, एक कॉस्मिक इनविटेशन, जैसे ब्रह्मांड हमें धीरे से कह रहा हो, आओ, जानो मुझे, समझो मुझे। इंसान ने जब पहली बार आसमान की तरफ देखा होगा, तो उसके दिल में यही सवाल गूंजा होगा, क्या इन रोशनियों के पार भी जीवन है? क्या कहीं और भी धरती जैसी जगह होगी? और क्या वहां भी कोई ऐसा होगा जो आसमान की ओर देखकर हम जैसे सवाल कर रहा होगा? धीरे धीरे समय के साथ हमारी समझ बढ़ी। पहले तो हमने सोचा कि पूरा ब्रह्मांड हमारे आसपास ही है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमें पता चला कि ये सितारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब एक अनंत यात्रा का हिस्सा है। हर तारा एक सूरज हो सकता है और उसके चारों ओर घूमते ग्रह हो सकते हैं, जैसे हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति हैं। सोचिए, अगर हमारे सूरज के चारों ओर 8 ग्रह हो सकते हैं, तो वहां अरबों खरबों सूरज हैं। और अगर हर सूरज के पास अपने ग्रह हैं, तो ये तो निश्चित है कि ब्रह्मांड केवल खाली जगह नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं संभावनाओं में से एक का नाम है K2-18b। लेकिन हम यहाँ अचानक K2-18b पर नहीं रुकते हैं। ये अध्याय केवल शुरुआत है। जैसे आप किसी सफर पर निकलते हैं और सबसे पहले आसमान की तरफ देखते हैं, वैसे ही हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा धीरे धीरे हमें वहां ले जाएगी जहां विज्ञान और कल्पना मिलते हैं। आज जब आप ये सुन रहे हैं, तो अपने आप को ब्रह्मांड की विशालता में खो जाने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप शांत झील के किनारे बैठे हैं, आसमान साफ है और हर तारा आपको अपनी ओर खींच रहा है। आपकी सांसें गहरी और धीमी हो रही हैं और दिल एक सुकून भरी धुन पर धड़क रहा है। ब्रह्मांड का ये निमंत्रण केवल वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। इसी निमंत्रण ने हमें प्रेरित किया कि हम दूर दराज के तारों और ग्रहों की खोज करें। इसी निमंत्रण ने हमें दूरबीनें बनाने पर मजबूर किया, और यही निमंत्रण हमें लेकर आया है उस रहस्यमयी दुनिया तक जिसका नाम है K2-18b। यह अध्याय केवल एक दरवाजा है, एक खिड़की है, जिसके बाहर पूरा ब्रह्मांड हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला अध्याय हमें बताएगा कि असल में एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इंसान ने यह समझना शुरू किया कि हमारा घर यानी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। चैप्टर 2 द बर्थ ऑफ एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी। जब इंसान ने पहली बार रात के आसमान की तरफ देखा, तो उसे केवल तारे ही दिखाई दिए, दूर दूर तक फैली रोशनी, जैसे किसी ने अंधेरे कैनवस पर लाखों छोटे छोटे दीपक जला दिए हों। लेकिन यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या इन तारों के चारों ओर भी ग्रह होंगे, जैसे हमारे सूरज के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं? सदियों तक ये केवल कल्पना ही रही। प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि सितारों के पास देवता रहते हैं या वे हमारे भाग्य को नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे जब विज्ञान ने कदम बढ़ाए, तो खगोलविदों ने दूरबीन से इन तारों का अध्ययन करना शुरू किया। लेकिन उस समय किसी को यह प्रमाण नहीं था
कि वास्तव में हमारे सौरमंडल के बाहर भी ग्रह मौजूद हैं। एक्सोप्लैनेट शब्द का अर्थ है ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं, लेकिन 20वीं सदी के अधिकांश हिस्से तक ये विचार केवल सिद्धांत भर था। वैज्ञानिक मानते तो थे कि इतने सारे तारों में से कुछ के पास जरूर ग्रह होंगे, परंतु हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि किसी दूर के शहर में लाखों घर हों और आप बहुत दूर से केवल उनके जलते हुए बल्ब देख पा रहे हों। उन बल्बों से आप अंदाजा लगाते हैं कि वहां घर होंगे, लोग होंगे, लेकिन आप उन घरों को सीधे नहीं देख सकते। यही स्थिति तारों और उनके चारों ओर घूमते ग्रहों की थी। तारे तो हमें दिखाई देते थे, लेकिन ग्रह इतने छोटे और फीके होते हैं कि सीधे दिखाई नहीं देते। फिर आया विज्ञान का एक नया युग। 1990 के दशक में खगोलविदों ने पहली बार ठोस सबूत पाया कि वास्तव में हमारे सौरमंडल के बाहर भी ग्रह मौजूद हैं। ये खोज की गई एक तकनीक से जिसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसका आसान अर्थ यह है कि जब किसी तारे के चारों ओर ग्रह घूमता है तो ग्रह अपने छोटे से गुरुत्वाकर्षण बल से उस तारे को हल्का सा हिला देता है। यह हिलना हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन तारे की रोशनी में उसका असर दिखाई देता है। पहली बार जब यह प्रमाण मिला कि एक तारे के चारों ओर ग्रह मौजूद है, तो मानो इंसान ने ब्रह्मांड के दरवाजे की एक और कुंडी खोल दी। उसके बाद एक एक करके खोजें बढ़ती गईं। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप इस खोज का सबसे बड़ा नायक बना। इसने हजारों संभावित ग्रहों की पहचान की। ये ऐसे था जैसे किसी ने अचानक हमें यह दिखा दिया हो कि आसमान में केवल तारे ही नहीं, बल्कि उनके चारों ओर अनेकों दुनिया घूम रही हैं। केपलर ने यह साबित कर दिया कि ग्रहों का होना ब्रह्मांड की एक आम बात है, कोई दुर्लभ घटना नहीं। ये खोज इतनी चौंकाने वाली थी कि वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू कर दिया, अगर इतनी दुनिया मौजूद हैं, तो क्या उनमें से कुछ पर जीवन भी हो सकता है? क्या कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां पानी, हवा और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हों? यही वो क्षण था जब इंसान की खोजी नजर केवल आकाशगंगाओं पर से हटकर इन छोटी छोटी संभावित दुनियाओं पर टिक गई। अब हमें केवल ये जानना नहीं था कि ग्रह मौजूद हैं, बल्कि ये भी समझना था कि वो किस प्रकार के हैं। इन्हीं खोजों के बीच एक दिन हमारी नजर पड़ी एक विशेष ग्रह पर, K2-18b। ये ग्रह केवल एक नाम नहीं था, बल्कि इसकी विशेषताओं ने इसे अनोखा बना दिया। ये एक ऐसे तारे के चारों ओर घूम रहा है जो हमारे सूरज से अलग है, और ये उस जगह पर स्थित है जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। हमारी कहानी अब धीरे धीरे इस खास ग्रह की ओर बढ़ रही है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इंसान के मन में ये गहरी इच्छा क्यों रही है कि वो पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश करे। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रश्न है। क्या हम सच में अकेले हैं? चैप्टर 3, अपनी पृथ्वी से परे हमारी जिज्ञासा। इंसान हमेशा से सवाल पूछने वाली प्रजाति रहा है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार यही पूछते हैं, ये क्यों है, वो क्यों है, और यही आदत हमें ब्रह्मांड की ओर भी खींचती है। जब हमने ये जाना कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी हजारों ग्रह मौजूद हैं, तो अगला स्वाभाविक सवाल उठा, क्या उनमें से किसी पर जीवन भी है? हमारे भीतर ये जिज्ञासा केवल विज्ञान की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। रात के शांत समय में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अपने अंदर से आवाज आती है, क्या कहीं और भी कोई ऐसा होगा जो उसी क्षण हमारी तरह सितारों को देख रहा होगा? क्या किसी दूर की दुनिया में कोई और प्राणी भी यही सोच रहा होगा कि क्या मैं अकेला हूं? हमारी ये जिज्ञासा इसलिए भी गहरी है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन इतना अनोखा है। सोचिए, हमारी ये नीली धरती जहां हवा है, पानी है, हरियाली है, समुद्र है और असंख्य जीव जंतु हैं, लेकिन जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ठंडा, अंधेरा और खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जीवन केवल यहाँ तक ही सीमित है या कहीं और भी इसकी चिंगारी जली होगी? वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये जान जाएं कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, तो इसका मतलब होगा कि जीवन कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि एक सामान्य नियम है। और अगर हम ये साबित कर दें कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित है, तो इसका मतलब होगा कि हम एक तरह से ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार हैं। साधारण लोगों के लिए ये सवाल उतना ही भावनात्मक है जितना वैज्ञानिकों के लिए तार्किक। जब आप रात को खुले आकाश तले लेटे हों और तारे टिमटिमा रहे हों, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कोई रहस्यमयी किताब है। हर तारा उस किताब का एक पन्ना है और हर ग्रह उस पन्ने पर लिखी एक कहानी। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कहानी हमारी कहानी से मिलती जुलती है या नहीं।
इसी कारण वैज्ञानिक केवल ग्रहों की गिनती करने तक सीमित नहीं रहे। अब उनका ध्यान उन ग्रहों की ओर गया जहां जीवन की संभावना हो सकती है। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि किन परिस्थितियों में जीवन जन्म ले सकता है और किन ग्रहों पर ये परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। यही खोज हमें धीरे धीरे K2-18b जैसे ग्रह तक ले गई। ये ग्रह केवल एक और खोज नहीं था, बल्कि ये हमारे सवालों का जवाब ढूंढने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसकी स्थिति और विशेषताएं ऐसी थीं कि वैज्ञानिकों ने तुरंत महसूस किया कि ये ग्रह हमारी जिज्ञासा का नया केंद्र बनेगा। हमारी ये यात्रा अब और दिलचस्प होती जा रही है। अगले अध्याय में हम K2-18b की असली कहानी शुरू करेंगे। ये कहाँ है, कैसे खोजा गया और क्यों इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों का ध्यान खींचा। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ K2-18b बिगिंस। जब हमने जाना कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह मौजूद हैं, तो वैज्ञानिकों ने उनमें से कुछ विशेष ग्रहों पर नजर डालनी शुरू की। इन्हीं ग्रहों में से एक है K2-18b। ये ग्रह सुनने में शायद आपको कोई रहस्यमयी कोड जैसा लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल से बाहर है। इसे पहली बार 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा। ये खोज उस समय हुई जब केपलर अपने K2 मिशन पर काम कर रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा K2-18b। तो ये ग्रह कहाँ स्थित है? K2-18b हमारे पृथ्वी से लगभग 124 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो वहां पहुंचने में 124 साल लगेंगे। ये दूरी इतनी बड़ी है कि हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन खगोलविदों की नजर के लिए ये एक खास जगह है। K2-18b एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमता है, जिसका नाम है K2-18। ये तारा हमारे सूरज से छोटा और ठंडा है, लेकिन इसके चारों ओर का क्षेत्र कुछ ग्रहों के लिए जीवन के अनुकूल हो सकता है। K2-18b बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। हैबिटेबल जोन को सरल भाषा में समझें तो ये तारे के चारों ओर एक मीठी जगह है, जहां तापमान इतना सही होता है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। अगर पानी तरल रूप में हो तो जीवन के लिए संभावना बनती है। यही कारण है कि K2-18b वैज्ञानिकों के लिए इतना रोमांचक ग्रह बन गया। लेकिन K2-18b केवल इसलिए खास नहीं है कि यह हैबिटेबल जोन में है। इसकी और भी विशेषताएं हैं। यह पृथ्वी से लगभग 8 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से कहीं अधिक है। इस वजह से इसे सुपर अर्थ या कभी-कभी मिनी नेपच्यून कहा जाता है। यानी ना तो ये पूरी तरह पृथ्वी जैसा है और ना ही गैस के विशाल ग्रहों जैसा। ये दोनों के बीच की एक अनोखी श्रेणी में आता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आप खड़े हों और आकाश में अपने तारे को देखें। वहां का आकाश शायद लालिमा से भरा हो, क्योंकि ये ग्रह एक लाल बौने तारे के चारों ओर घूमता है। वहां की रोशनी हमारे सूरज जैसी तेज नहीं होगी, बल्कि मध्यम और गहरी होगी। ये दृश्य ही हमारी कल्पना को सजीव कर देता है। केपलर की खोज ने केवल ये बताया कि ये ग्रह मौजूद है और इसका आकार क्या है, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि क्या इसकी सतह पर या वातावरण में जीवन के संकेत हो सकते हैं। इसीलिए बाद में जब और अधिक उन्नत दूरबीनें तैयार हुईं, तो वैज्ञानिकों ने K2-18b को फिर से देखने का निर्णय लिया, और यही वो जगह थी जहां कहानी ने नया मोड़ लिया। अब हमारी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां हमें समझना होगा कि K2-18b के चारों ओर मौजूद उसके तारे यानी K2-18 की भूमिका कितनी अहम है। तारा ही तो तय करता है कि उसके चारों ओर ग्रह कैसा होगा, गर्म, ठंडा या जीवन के लिए उपयुक्त। चैप्टर 5 द होस्ट स्टार K2-18। हर ग्रह की कहानी उसके तारे से शुरू होती है। जैसे हमारी पृथ्वी की पहचान सूरज से जुड़ी है, वैसे ही K2-18b की पहचान उसके तारे K2-18 से है। ये तारा हमारे सूरज जैसा नहीं है, बल्कि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ का मतलब है कि ये तारा हमारे सूरज से आकार में छोटा, तापमान में ठंडा और रोशनी में कमजोर है। लेकिन इसका छोटा होना इसे महत्वहीन नहीं बनाता। वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा संख्या में इन्हीं छोटे लाल तारों की है।
ये लंबे समय तक जलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा फैलाते हैं। अगर आप कल्पना करें कि आप K2-18b पर खड़े हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो वहां का तारा हमारे सूरज की तरह चमकदार नहीं होगा। ये थोड़ी मंद, लालिमा लिए रोशनी देगा। जैसे शाम के समय सूरज डूबने से पहले की कोमल लाल रोशनी होती है, वैसी ही वहां की दिन की रोशनी होगी। ये तारा K2-18b के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। अगर ये तारा बहुत गर्म होता तो ग्रह की सतह जल जाती। अगर ये बहुत ठंडा होता तो पूरी तरह जमे हुए बर्फ का गोला बन जाता। लेकिन K2-18b अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित है कि वहां तापमान जीवन के अनुकूल हो सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ग्रह हैबिटेबल जोन में है। अब सोचिए, हमारे सूरज की रोशनी से हमारी धरती पर पानी तरल रूप में रहता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और जीवन संभव होता है। ठीक उसी तरह K2-18 की रोशनी K2-18b पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव डाल सकती है। हालांकि ये तारा हमारे सूरज से छोटा और ठंडा है, लेकिन इसके पास जीवन की संभावना जगाने की ताकत है। K2-18b को अपने तारे की परिक्रमा करने में लगभग 33 दिन लगते हैं, यानी वहां का एक साल हमारे एक महीने जितना है। इसका मतलब यह है कि K2-18b पर ऋतुएं और मौसम का चक्र पृथ्वी से बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन रेड ड्वार्फ तारों की एक चुनौती भी है। ये तारे कभी कभी बहुत तीव्र विकिरण या फ्लेयर उत्सर्जित करते हैं, जो ग्रह के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या K2-18b का वातावरण ऐसे विकिरणों से बच पाया होगा या उसने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखी होंगी। ये रहस्य अब तक पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तारे और उसके ग्रह का संयोजन इतना खास है कि वैज्ञानिकों ने इसे और गहराई से देखने का निर्णय लिया। अब जब हमने उसके तारे K2-18 को समझ लिया है, तो अगला कदम है ये जानना कि आखिर एक ग्रह को हैबिटेबल यानी जीवन योग्य बनाने वाले कारक क्या होते हैं। चैप्टर 6 व्हाट मेक्स अ प्लैनेट हैबिटेबल। जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह हैबिटेबल है, तो इसका सरल मतलब है वहां जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? ये सवाल हमें K2-18b जैसे ग्रहों को समझने में मदद करता है। सबसे पहली और अहम शर्त है पानी। जीवन का हर रूप, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या विशाल पेड़ पौधे, सब पानी पर निर्भर करते हैं। अगर किसी ग्रह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, तो वहां जीवन की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक किसी भी ग्रह की दूरी उसके तारे से नापकर ये देखते हैं कि क्या वहां पानी तरल रूप में रह सकता है। इस सही जगह को हम कहते हैं हैबिटेबल जोन। दूसरी जरूरी चीज है वातावरण। वातावरण वो परत है जो ग्रह को चारों ओर से ढककर उसकी रक्षा करती है। जैसे हमारी पृथ्वी का वातावरण हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, तापमान संतुलित रखता है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। अगर किसी ग्रह का वातावरण बहुत पतला हो, तो वहां की सतह जमी हुई या जली हुई हो सकती है। लेकिन अगर वातावरण सही संतुलन में हो, तो वहां जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तीसरा कारक है तापमान। अगर कोई ग्रह बहुत गर्म है, तो वहां पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जीवन टिक नहीं पाएगा। अगर ग्रह बहुत ठंडा है, तो पानी बर्फ बन जाएगा और जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तापमान संतुलित है, तो वहां जीव जंतु पनप सकते हैं। अब सोचिए K2-18b इन शर्तों पर कैसा बैठता है। ये अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर मोटा वातावरण हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और शायद जल वाष्प भी शामिल हों। अगर ये सच है, तो ये ग्रह उन कुछ दुर्लभ जगहों में से एक हो सकता है जहां जीवन की संभावना वास्तविक हो। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। जीवन केवल पानी और वातावरण पर निर्भर नहीं करता। जीवन को चाहिए स्थिरता। पृथ्वी पर अरबों साल से जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां लंबे समय तक स्थिर रही हैं। अगर किसी ग्रह का तारा बार बार तेज विकिरण छोड़ता है या ग्रह का वातावरण अस्थिर है, तो वहां जीवन पनपना मुश्किल हो जाएगा। यानी किसी ग्रह का हैबिटेबल होना केवल एक सरल बात नहीं है, बल्कि ये कई कारकों का मिश्रण है: पानी, वातावरण, तापमान और स्थिरता। इसीलिए वैज्ञानिक K2-18b को लेकर इतने उत्साहित हैं। ये ग्रह एक अनोखी स्थिति में है। ये ना तो पृथ्वी जैसा पूरी तरह चट्टानी ग्रह है और ना ही नेपच्यून जैसा विशाल गैस ग्रह। ये बीच का एक संसार है जहां जीवन की संभावना के संकेत हो सकते हैं।
अब हमारी कहानी और रोचक होने जा रही है, क्योंकि इन संभावनाओं को परखने और वास्तविक प्रमाण पाने के लिए वैज्ञानिकों को चाहिए था एक नई अत्याधुनिक आंख, एक ऐसा उपकरण जो इन दूरस्थ दुनियाओं को साफ साफ देख सके। और यही वो क्षण था जब मानवता ने बनाया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि JWST। चैप्टर 7 फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ K2-18b। जब इंसान ने पहली बार K2-18b की झलक पकड़ी तो ये ऐसा था मानो अंधेरे में दूर कहीं किसी दीपक की लौ दिखाई दी हो। हमारी तकनीक उस समय उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है, फिर भी उस छोटी सी झलक ने वैज्ञानिकों के दिलों में उम्मीद की रोशनी भर दी। K2-18b को सबसे पहले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। केपलर दूर दूर तक तारों की रोशनी को लगातार निहारता रहा और उसने पाया कि एक छोटे से तारे, जिसका नाम K2-18 है, की रोशनी समय समय पर हल्की सी मंद हो जाती है। यही मंद पड़ना इस बात का संकेत था कि शायद कोई ग्रह उस तारे के सामने से गुजर रहा है। यह घटना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे हमें पहली बार K2-18b की उपस्थिति का प्रमाण मिला। उस समय हमें यह पता नहीं था कि यह ग्रह कैसा दिखता है, इसका वातावरण कैसा है, या वहां जीवन की संभावना है या नहीं। हमें बस इतना ही पता चला कि यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर ऐसे स्थान पर घूम रहा है जिसे वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन यानी जीवन योग्य क्षेत्र कहते हैं। इसका अर्थ यह था कि वहां पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, और यही किसी भी जीवन के लिए सबसे पहली शर्त है। उस समय की तकनीक ने हमें केवल सतही जानकारी दी। हमने सीखा कि K2-18b का आकार पृथ्वी से लगभग 8 गुना बड़ा है। ये सीधे सीधे एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून की श्रेणी में आता है। ये नाम सुनने में जटिल लग सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ ये है कि K2-18b ना तो हमारी पृथ्वी जैसा छोटा है और ना ही बृहस्पति जैसा विशाल। ये कहीं बीच का है, इतना बड़ा कि उसका वातावरण मोटा और विस्तृत हो सकता है, और इतना छोटा भी कि उसमें ठोस सतह या महासागर होने की संभावना बनी रहती है। ये शुरुआती खोज हमारे लिए एक बीज की तरह थी, जिसने आने वाले वर्षों में ज्ञान का एक पूरा पेड़ बनने की नींव रख दी। क्योंकि जब भी कोई नया ग्रह खोजा जाता है, खासकर ऐसा ग्रह जो जीवन की संभावना दिखाता हो, तो वैज्ञानिक समुदाय उसमें गहरी रुचि लेने लगता है। हर नई खोज के साथ उस ग्रह पर अनुसंधान की परतें खुलती जाती हैं, और K2-18b की खोज ने एक नया युग शुरू किया। ऐसा युग जिसमें हम सिर्फ अपने सौर मंडल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दूर दराज की आकाशगंगाओं में जीवन के संकेत तलाशने लगे। कल्पना कीजिए, जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इस मंद पड़ती रोशनी का ग्राफ देखा होगा तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा, जैसे कोई पहेली सामने आके खड़ी हो गई हो। यह ग्रह हमारे सामने खुद को सीधे सीधे दिखा नहीं रहा था, बल्कि उसने अपने तारे की रोशनी में हल्का सा बदलाव करके अपनी उपस्थिति का इशारा दिया। ये इशारा बेहद छोटा था, पर उतना ही शक्तिशाली भी। यही छोटे संकेत हमें दूर दराज की दुनिया से जोड़ते हैं। K2-18b की इस पहली झलक ने हमें बताया कि हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, और इन रहस्यों को समझने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उस दुनिया की ओर चल पड़े जिसे हम केवल कल्पना में ही सोच सकते थे, पर अब वो कल्पना धीरे धीरे विज्ञान में बदलने लगी थी। ये था K2-18b की खोज का प्रारंभिक अध्याय। एक छोटा सा मंद पड़ना, एक छोटा सा संकेत, और उसी ने हमें एक नई यात्रा पर भेज दिया। आने वाले समय में और भी रोचक बातें सामने आईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि ये ग्रह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन यानी जीवन योग्य क्षेत्र में स्थित है। लेकिन इस बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में बात करेंगे। चैप्टर 8 द अराइवल ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। ये था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आगमन। वैज्ञानिक समुदाय और खगोल प्रेमियों ने दशकों तक इसका इंतजार किया था। जैसे कोई बच्चा अपने सपनों का खिलौना पाने का इंतजार करता है, वैसे ही पूरी दुनिया इस अद्भुत यंत्र की झलक के लिए तरस रही थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST केवल इन दूरबीन नहीं है, ये मानो समय में झांकने वाली खिड़की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें जो अद्भुत दृश्य दिखाए थे, JWST उस कहानी का अगला अध्याय है। हबल ने हमें ब्रह्मांड की सुंदर तस्वीरें दी, लेकिन JWST को एक अलग और खास काम के लिए तैयार किया गया, ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने और उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जिन्हें अब तक हम केवल कल्पना में ही सोच पाते थे। JWST की सबसे खास बात यह है कि ये इंफ्रारेड लाइट
यानी अवरक्त प्रकाश में देखता है। सरल भाषा में कहें तो जहां हमारी आंखें और हबल जैसी दूरबीनें केवल दृश्य प्रकाश तक सीमित है, वहीं JWST उस अदृश्य रोशनी को पकड़ सकता है जो गैस और धूल के पर्दे के पीछे छिपी होती है। ये मानो किसी धुंधली खिड़की को साफ कर देने जैसा है, ताकि हम पर्दे के पीछे की सच्चाई को देख सकें। इसकी तकनीक भी चमत्कार से कम नहीं। इसका विशाल सुनहरी दर्पण जो कई हेक्सागन टुकड़ों से मिलकर बना है, अंतरिक्ष में एक फूल की तरह खुलता है। ये इतना संवेदनशील है कि अगर कोई जुगनू चांद पर बैठा हो तो JWST उसकी भी हल्की सी रोशनी पकड़ सकता है। और यही संवेदनशीलता हमें K2-18b जैसे ग्रहों के वातावरण को समझने का मौका देती है। जब JWST ने अपनी यात्रा शुरू की तो दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। ये दूरबीन अंतरिक्ष के उस बिंदु पर पहुंची जिसे लग्रांज पॉइंट 2 कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहां जाकर ये स्थिर रहती है, मानो पूरे ब्रह्मांड को शांत होकर निहार रही हो, और यहीं से ये हमें दूर दराज के तारों और ग्रहों के रहस्य सुनाने लगी। K2-18b के संदर्भ में JWST का आगमन मानो किसी अंधेरी गुफा में दीपक जलाने जैसा था। जहां पहले हमें केवल उस ग्रह की धुंधली परछाई मिलती थी, अब हमें उसकी सांसों, उसके वातावरण और उसके संभावित रहस्यों को सुनने का मौका मिलने वाला था। वैज्ञानिक जानते थे कि अगर कहीं जीवन के संकेत छिपे होंगे तो JWST उन्हें ढूंढ निकालेगा। आप कल्पना कीजिए जब पहली बार K2-18b को JWST ने अपनी नजरों में कैद किया होगा। ये ऐसा था मानो हम दूर आसमान में किसी अनजान पड़ोसी के घर की खिड़की खोलकर अंदर झांक रहे हों। पहले तो केवल खिड़की की झलक थी, लेकिन अब हम अंदर की हलचल भी महसूस करने लगे, और यही JWST का असली चमत्कार है। यह हमें केवल देखना नहीं बल्कि समझना सिखाता है। K2-18b की यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच चुकी थी। अब हम केवल उसकी उपस्थिति पर नहीं रुकेंगे, बल्कि उसके वातावरण, उसकी हवा और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, और यही हमारी खोज को और भी रोमांचक बना देता है। अब सवाल यह है कि JWST ने K2-18b को देखकर आखिर क्या-क्या रहस्य उजागर किए। इसका उत्तर हमें धीरे धीरे अगले अध्यायों में मिलेगा। चैप्टर 9। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी नजरें K2-18b पर डालीं तो ये क्षण खगोल विज्ञान की दुनिया में इतिहास लिखने जैसा था। दशकों की मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश और हजारों वैज्ञानिकों के सपनों का परिणाम था कि अब हम केवल उस ग्रह की धुंधली झलक तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसके भीतर छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करने जा रहे थे। K2-18b तक की दूरी इतनी अधिक है कि उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगाती है, और फिर भी JWST इतना शक्तिशाली है कि उसने उस रोशनी में छिपे रहस्यों को पढ़ना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। K2-18b अपने तारे K2-18 के चारों ओर घूमता है, और जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसका वायुमंडल तारे की रोशनी में हल्का सा हस्तक्षेप करता है। JWST ने ठीक इसी पल का इंतजार किया। ये मानो किसी पारदर्शी कांच के पीछे से गुजरती हुई रोशनी को देखकर यह समझने जैसा था कि कांच के भीतर किस प्रकार की हवा या तरल भरा हुआ है। हर बार जब ग्रह तारे के सामने आया, JWST ने उस रोशनी का विश्लेषण किया और ये जानने की कोशिश की कि उसके वातावरण में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। JWST की संवेदनशीलता इतनी गहरी है कि वो वातावरण में मौजूद गैसों को उनके विशेष प्रकाश हस्ताक्षरों के आधार पर पहचान सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसा है जैसे कोई संगीत सुनते समय केवल गिटार या केवल बांसुरी की आवाज अलग से पहचान ले। उसी तरह JWST ने भी ग्रह की रोशनी में छिपी गैसों की आवाजें पकड़नी शुरू कर दी। पहली बार वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि K2-18b का वातावरण केवल साधारण हाइड्रोजन और हीलियम तक सीमित नहीं था। इसमें ऐसे संकेत भी मिले जो जीवन की संभावना की ओर इशारा करते थे। पानी के वाष्प की झलक और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की पहचान ने यह सवाल और भी प्रबल कर दिया कि कहीं ये ग्रह जीवन का घर तो नहीं। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि हम करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे किसी और दुनिया की हवा को सूंघ सकते हैं। हम उस हवा को सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति को समझ सकते हैं। ये उपलब्धि मानव जिज्ञासा और तकनीक की शक्ति को दर्शाती है। JWST के डेटा ने धीरे धीरे K2-18b की तस्वीर को और स्पष्ट करना शुरू कर दिया। अब ये केवल एक संभावित रहने योग्य ग्रह की परिभाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन गया जिसे लेकर हमारी उम्मीदें और कल्पनाएं बढ़ने लगीं। क्या वहां पर महासागर है? क्या वहां पर बादल तैरते हैं? और क्या वहां पर किसी रूप में जीवन मौजूद हो सकता है? इन सवालों के उत्तर अभी अधूरे थे, लेकिन JWST ने इस दिशा में पहला ठोस कदम बढ़ा दिया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जानकारी केवल शुरुआत है। ये तो मानो किताब का पहला पन्ना पलटना था। असली कहानी तो अभी बाकी है।
K2-18b के वातावरण के इन शुरुआती संकेतों ने हमें ये सिखाया कि ब्रह्मांड कहीं अधिक जीवंत और रहस्यमय है जितना हम अब तक सोचते आए थे, और JWST ने हमारे लिए वो खिड़की खोल दी थी जिससे हम अब सीधे इस नई दुनिया को देख सकते थे। उस क्षण की कल्पना कीजिए जब वैज्ञानिकों ने पहली बार JWST का डेटा स्क्रीन पर देखा होगा। हर चार्ट, हर लाइन, हर ग्राफ एक नए ग्रह की धड़कनों की तरह था। जैसे कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर किसी मरीज के दिल की धड़कन सुनता है, उसी तरह JWST ने K2-18b की धड़कनें पकड़ ली थीं और उन धड़कनों में जीवन की संभावना का संगीत गूंज रहा था। अब हमारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। खोज केवल वातावरण तक सीमित नहीं रही। असली सवाल अब ये था कि क्या इन गैसों के मिश्रण में सचमुच में जीवन की कोई कहानी छिपी हुई है, और यही वो रहस्य है जिसे हम अगले अध्याय में और गहराई से जानेंगे। चैप्टर 10 द डिस्कवरी ऑफ एटमॉस्फेयर। K2-18b की खोज की यात्रा उस समय और भी रोमांचक हो गई जब पहली बार उसके वातावरण के होने के ठोस संकेत मिले। यह क्षण खगोल विज्ञान में एक मील का पत्थर था, क्योंकि किसी भी ग्रह के लिए वातावरण ही जीवन की संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक होता है। वातावरण को आप किसी ग्रह की सांस समझ सकते हैं। जैसे हम इंसान हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही किसी भी ग्रह का वातावरण ये तय करता है कि वहां जीवन पनप सकता है या नहीं। शुरुआती अध्ययनों ने K2-18b के बारे में केवल सतही जानकारियां दी थी। हमें पता था कि यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है, लेकिन वहां का वातावरण कैसा है यह रहस्य बना हुआ था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार संकेत दिए कि इस ग्रह के वायुमंडल में जल वाष्प यानी पानी की भाप मौजूद हो सकती है। सोचिए, यह कितना रोमांचक क्षण रहा होगा। पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक ग्रह जिसके आसमान में शायद बादल तैर रहे हों और बारिश की बूंदें गिरती हों। लेकिन केवल हबल की जानकारी पर्याप्त नहीं थी। उसकी तकनीक सीमित थी और वो बहुत गहराई तक झांक नहीं सकता था। तब आई JWST की बारी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी बारीक और संवेदनशील नजरों से K2-18b को निहारा और उसके वातावरण की परतों को मानो धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। हर बार जब ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरा तो उसकी रोशनी वातावरण से होकर गुजरी। यही रोशनी JWST तक पहुंची और उसके भीतर छिपे संकेतों ने वातावरण का सच बयान करना शुरू कर दिया। JWST ने पाया कि K2-18b का वातावरण साधारण नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ पानी की भाप के मजबूत संकेत मिले। यही नहीं, इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की भी उपस्थिति दर्ज हुई। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह संयोजन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं वहां जीवन का कोई रूप मौजूद तो नहीं। यहां पर एक सरल उदाहरण समझिए। जब आप किसी बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और हवा में धुएं की गंध आती है, तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि किसी ने वहां आग जलाई होगी। ठीक उसी तरह वैज्ञानिक भी वातावरण में मौजूद गैसों के मिश्रण से यह समझने की कोशिश करते हैं कि वहां कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर कुछ खास गैसें साथ में पाई जाती हैं तो ये जीवन की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। K2-18b का वातावरण यह दर्शाता है कि यह ग्रह सिर्फ एक ठंडी चट्टान या गैस का गोला नहीं है, बल्कि इसके भीतर गतिशीलता है। वहां रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, और यही वो बात है जो हमें बेहद उत्साहित करती है, क्योंकि जब वातावरण जीवंत हो तो जीवन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अब तक हमें वहां सीधे जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वातावरण की खोज अपने आप में इतना बड़ा कदम है कि इसने वैज्ञानिकों की रुचि को और भी बढ़ा दिया है। अब K2-18b केवल एक दूर का ग्रह नहीं रहा, बल्कि ये हमारे लिए एक संभावित पड़ोसी की तरह हो गया है, जिसके रहस्यों को जानने के लिए हम उत्सुक हैं। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में हम वहां पर बारिश की बूंदों की आवाज सुन पाते या हवा के बहने का अनुभव कर पाते तो ये कितना अद्भुत होता। फिलहाल ये केवल कल्पना है, लेकिन वातावरण की खोज ने इस कल्पना को विज्ञान की दुनिया में मजबूती दी है। यही खोज अब हमें अगले प्रश्न की ओर ले जाती है कि क्या इस वातावरण में ऐसे बायोसिग्नेचर यानी जीवन के संकेत मौजूद हैं जो सीधे सीधे जीवन की ओर इशारा करें। इस सवाल का उत्तर हम धीरे धीरे अगले अध्यायों में तलाशेंगे। Chapter 11 The Mystery of Water Vapor, A Cosmic Ocean Above। K2-18b की कहानी उस समय और भी आकर्षक हो गई जब वैज्ञानिकों ने उसके वातावरण में वाटर वेपर यानी जलवाष्प के ठोस संकेत खोजे। ये खोज किसी भी ग्रह के अध्ययन में मानो जीवन की पहली सांस जैसी होती है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। पृथ्वी पर हमारे पूरे अस्तित्व की नींव पानी पर टिकी है। महासागर, नदियां, बारिश, यहाँ तक कि हमारे शरीर की हर कोशिका, सब में पानी की भूमिका है।
इसी वजह से जब K218b पर पानी की भाप मिली तो वैज्ञानिकों की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब सवाल ये था कि ये पानी कहाँ है और किस रूप में मौजूद है। क्या ये केवल वातावरण की परतों में है, जैसे बादलों में तैरती नमी, या फिर ये संकेत किसी विशाल महासागर की उपस्थिति की ओर इशारा करता है? इस विचार ने वैज्ञानिकों को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। JWST और पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले संकेत बताते हैं कि K218b का वातावरण पानी से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, K218b का आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि वहाँ पर महासागर हमारी धरती जैसे हों। संभव है कि उसका वातावरण मोटा हो और पानी की भाप घनी परतों में फैली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्रह की सतह के नीचे गहरे अंधेरे महासागर छिपे हों। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण सोचिए। जब आप प्रेशर कुकर में पानी गर्म करते हैं तो भाप बनकर ऊपर उड़ती है और ढक्कन के नीचे जमा होती है। K218b पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उसके मोटे वातावरण के भीतर दबाव और तापमान के कारण पानी तरल और गैसीय दोनों रूपों में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि K218b पर हाइसियन वर्ल्ड्स जैसी स्थितियां हो सकती हैं। हाइसियन शब्द हाइड्रोजन और ओशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसे ग्रह जिनका वातावरण हाइड्रोजन से भरा हो और जिनके नीचे गहरे महासागर मौजूद हों। ये विचार अपने आप में ही रोमांचक है। अगर सचमुच K218b एक हाइसियन वर्ल्ड है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस ग्रह पर महासागर जीवन के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन सकते हैं। लेकिन ये खोज जितनी उत्साहजनक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये पानी जीवन को पनपने का मौका देता है या नहीं। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह पर भी पानी के अंश मिले हैं, लेकिन उसका वातावरण इतना जहरीला और गर्म है कि वहाँ जीवन संभव नहीं। इसी तरह K218b पर भी ये जरूरी नहीं कि केवल पानी की उपस्थिति जीवन की गारंटी हो। फिर भी पानी की खोज अपने आप में एक बड़ा कदम है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगह हैं जहां प्रकृति ने वही सामग्री इकट्ठा की है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ये खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद कहीं वहां दूर K218b के विशाल महासागरों में सूक्ष्म जीव या कुछ और रूप जीवन का इंतजार कर रहे हों। कल्पना कीजिए अगर हम भविष्य में वहां पर एक महासागर देख पाते जहां सितारों की रोशनी पानी की सतह पर झिलमिलाती हो। शायद वहां की लहरें हमारे समुद्रों जैसी ही आवाज करती हों। ये ख्याल ही हमें अपने बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद की ओर खींच ले जाता है, जैसे हम खुद उस महासागर के किनारे खड़े होकर हवा को महसूस कर रहे हों। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है K218b के वातावरण में मिले और भी रहस्यमयी संकेत, क्योंकि पानी की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ और गैसों के अंश पाए जो और भी हैरान कर देने वाले थे। चैप्टर 12 साइंस ऑफ पॉसिबल लाइफ केमिस्ट्री। K218b के वातावरण की परतों में जब वैज्ञानिकों ने गहराई से झांका तो उन्हें केवल पानी की भाप ही नहीं मिली। JWST ने वहां दो और महत्वपूर्ण गैसों के संकेत दर्ज किए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये खोज किसी जासूस की तरह हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या इस ग्रह पर कोई रसायन शास्त्र ऐसा चल रहा है जो जीवन के संकेतों की ओर इशारा करता हो। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड साधारण गैसें नहीं हैं। पृथ्वी पर इनके कई स्रोत हैं। उदाहरण के लिए मीथेन यहाँ गाय, भैंस और अन्य जीवों के पाचन तंत्र से निकलती है। दलदली क्षेत्रों में भी ये गैस बनती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी सांसों का हिस्सा है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही गैस वातावरण में जाती है। लेकिन इन दोनों गैसों की उपस्थिति केवल जीवित स्रोतों तक सीमित नहीं है। वे ज्वालामुखी गतिविधियों या अन्य प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से भी उत्पन्न हो सकती हैं। यही वजह है कि K218b पर इनकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को उत्साहित भी किया और सतर्क भी किया। ये मानो ऐसा है जैसे किसी सुनसान घर में अचानक खाना पकने की खुशबू आ जाए। खुशबू हमें यह सोचने पे मजबूर करती है कि वहां कोई जरूर मौजूद होगा, लेकिन कभी-कभी ये खुशबू सिर्फ बाहर से आई हवा की वजह से भी हो सकती है। वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। क्या ये गैसें जीवन के कारण हैं या सिर्फ ग्रह की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम? K218b की खासियत यह है कि उसमें पानी की भाप के साथ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन थोड़ा असामान्य है। आमतौर पर अगर किसी ग्रह का वातावरण बहुत मोटा और हाइड्रोजन से भरा हो तो मीथेन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन K218b पर मीथेन अपेक्षाकृत कम पाई गई। ये असंतुलन वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। पृथ्वी पर जब हम वातावरण में असामान्य गैसों का मिश्रण देखते हैं तो अक्सर उसका संबंध जैविक गतिविधियों से होता है। यही कारण है कि K218b पर यह पैटर्न वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।
क्या ये असंतुलन जीवन के कारण है या ये केवल किसी और अज्ञात रसायन शास्त्र की कहानी है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इस खोज का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इन गैसों का एक साथ मौजूद होना बायोसिग्नेचर्स यानी जीवन के संकेतों की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से कहा है कि अगर हम किसी ग्रह के वातावरण में पानी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व एक साथ पाते हैं तो हमें उस पर जीवन की संभावना को गंभीरता से लेना चाहिए। K218b ने यही संयोजन हमारे सामने रखा। हालांकि सावधानी यहां बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी मंगल और शुक्र ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजे थे, लेकिन आगे जाकर वह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा निकले। वैज्ञानिक जानते हैं कि जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो बेहद धैर्य और ध्यान से K218b के वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी यह सोचना अद्भुत है कि अरबों किलोमीटर दूर किसी ग्रह पर हो सकता है कि रसायन विज्ञान वैसे ही काम कर रहा हो जैसे हमारी धरती पर हुआ था। वही प्रक्रिया जिसने कभी हमारी पृथ्वी पर पहले जीवों को जन्म दिया था। शायद K218b पर अभी जीवन अपने शुरुआती चरण में हो, या शायद वहां कोई बिल्कुल अलग तरह का जीवन मौजूद हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस खोज ने हमारी कल्पना के दरवाजे खोल दिए हैं। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि ब्रह्मांड सिर्फ चुपचाप जलते हुए तारों और घूमते हुए ग्रहों का खेल नहीं है। यह एक जीवंत प्रयोगशाला है जहां हर जगह रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं जीवन के बीज बो सकती हैं। और यही विचार हमें अगले बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या वास्तव में K218b पर जीवन हो सकता है या यह सब केवल प्राकृतिक संयोग है? अध्याय 13 डाइमिथाइल सल्फाइड की बहस। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K218b के वातावरण से जुड़े शुरुआती संकेत दिखाए तो वैज्ञानिक समुदाय में हलचल सी मच गई। इन आंकड़ों में एक अजीब और रोमांचक संभावना उभरकर सामने आई। वहां डाइमिथाइल सल्फाइड नामक एक अणु के निशान हो सकते हैं। यह अणु हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर यह केवल और केवल जीवित जीवों द्वारा ही उत्पन्न होता है, खासकर समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली सूक्ष्म शैवाल और प्लवक द्वारा। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर के वैज्ञानिक, पत्रकार और आम लोग उत्साह और संदेह से भर गए। कुछ लोग मानने लगे कि ये शायद पहली बार है जब हमने धरती के बाहर जीवन के रासायनिक संकेत पाए हैं। लेकिन विज्ञान कभी इतना आसान नहीं होता। आंकड़े अभी अपूर्ण थे, उनका विश्लेषण जटिल था और डाइमिथाइल सल्फाइड की उपस्थिति अभी सिर्फ एक अनुमान थी। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यह खोज उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा अत्यंत संवेदनशील था और वातावरण की परतों से गुजरने वाले प्रकाश में बहुत सारे भ्रमकारी कारक मौजूद हो सकते थे। क्या यह वास्तव में DMS था या फिर किसी और रासायनिक यौगिक का छिपा हुआ संकेत? विवाद यहीं से शुरू हुआ। एक पक्ष था जो कह रहा था कि यदि DMS वास्तव में पाया गया है तो ये जीवन के लिए एक क्रांतिकारी सबूत हो सकता है। दूसरी ओर सतर्क वैज्ञानिक बार बार दोहरा रहे थे कि हमें और अधिक डेटा की आवश्यकता है। कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाल सकता क्योंकि विज्ञान में हर खोज को बार बार जांचना और परखना जरूरी होता है। मीडिया ने इस बहस को और अधिक उछाल दिया। अखबारों और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों में सुर्खियां बनने लगी। क्या K218b पर जीवन मौजूद है? क्या हमने आखिरकार एलियन जीवन का सुराग पा लिया? इन सब ने जनता की कल्पना को और भी भड़का दिया। लोग ये सोचने लगे कि क्या वास्तव में हमारी आकाशगंगा में हम अकेले नहीं हैं? वैज्ञानिक समुदाय के भीतर हालांकि स्वर अलग थे। कुछ ने यह माना कि यदि DMS वहां सचमुच मौजूद है तो ये एक अद्वितीय घटना होगी, क्योंकि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में अभी तक इसका उत्पादन केवल जैविक प्रक्रियाओं से ही हुआ है। लेकिन कई अन्य ने कहा कि हो सकता है ब्रह्मांड में ऐसे रासायनिक मार्ग हों जिन्हें हम अभी समझ ही न पाए हों। हो सकता है DMS किसी अकार्बनिक प्रक्रिया से भी उत्पन्न हो, बस हम उसके बारे में अभी अनजान हैं। बहस लगातार गहराती गई। सम्मेलनों में, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में और यहाँ तक कि आम चर्चा में भी यही सवाल घूमता रहा। क्या ये संकेत जीवन का सबूत है या फिर केवल हमारे सीमित ज्ञान की एक गलतफहमी? एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि यदि वास्तव में DMS वहां मौजूद है तो ये K218b की संभावित बायोस्फीयर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। क्या वहां समुद्र जैसी कोई विशाल जल राशि है जहां सूक्ष्म जीव रहते होंगे, या फिर ये सब केवल हमारी उम्मीदों की छाया है? कह सकते हैं कि डाइमिथाइल सल्फाइड की ये बहस केवल एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं थी, बल्कि ये हमारी कल्पना, हमारी जिज्ञासा और हमारी उम्मीदों से भी जुड़ी थी। क्योंकि आखिरकार जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? चैप्टर 14
महासागरीय ग्रह की परिकल्पना। जैसे जैसे K2-18b के वातावरण की खोज आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने एक और रोमांचक विचार पर ध्यान देना शुरू किया। क्या ये ग्रह एक ओशन वर्ल्ड यानी महासागरीय ग्रह हो सकता है? इस परिकल्पना ने पूरे ब्रह्मांड विज्ञान की कल्पनाओं को नया मोड़ दिया। कल्पना कीजिए, अरबों किलोमीटर दूर एक दुनिया जहां ठोस सतह कम हो और विशाल महासागर पूरे ग्रह को ढक रहे हो। जैसे हमारी पृथ्वी पर महासागर जीवन का मुख्य केंद्र हैं, वैसे ही K2-18b पर भी ये महासागर संभावित जीवन के लिए महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं। JWST ने K2-18b के वायुमंडल में पाए गए संकेतों का विश्लेषण किया और पाया कि पानी की भाप, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन ऐसा है जो महासागरीय ग्रहों के मॉडल के अनुरूप बैठता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये संयोजन केवल एक तर्कसंगत संयोग नहीं हो सकता। अगर ग्रह के नीचे ठोस भूमि है तो भी शायद वो पूरी सतह को कवर नहीं करती और इसके ऊपर एक गहरा विशाल महासागर फैला हुआ है। ये परिकल्पना हमें कुछ बेहद रोमांचक प्रश्न देती है। अगर K2-18b एक ओशन वर्ल्ड है तो वहां के महासागर कैसे दिखते होंगे? क्या वहां की लहरें सूर्य की रोशनी में झिलमिला रही होंगी या गहरे नीले और रहस्यमय अंधकार में दब गई होंगी? क्या महासागर के भीतर कोई जीवन है, सूक्ष्म या किसी अद्भुत रूप में जो हमारे समझ से परे है? वैज्ञानिक इस संभावना को लेकर बेहद उत्साहित थे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी महासागरों में ही हुई थी। पहले जीव के सूक्ष्म जीव समुद्र में विकसित हुए और धीरे धीरे जमीन पर आए। यही सोच K2-18b पर भी लागू हो सकती है। अगर वहां भी महासागर हैं और रासायनिक परिस्थितियां जीवन के अनुकूल हैं, तो संभावना है कि वहां भी कुछ जैविक गतिविधियां हो रही हों। लेकिन यह विचार इतना सरल नहीं है। K2-18b का वातावरण भारी है और उसका तापमान, दबाव और गैसों का मिश्रण पृथ्वी से बहुत अलग है। महासागर हो सकते हैं, लेकिन उनकी संरचना, घनत्व और स्थिति अनजान है। इसके बावजूद इस परिकल्पना ने वैज्ञानिकों को उस ग्रह की सतह और उसके भीतर के संभावित वातावरण को समझने की दिशा में एक नई राह दिखाई। इसी कारण इसे हाइसियन वर्ल्ड की श्रेणी में रखा गया। ये श्रेणी उन ग्रहों के लिए बनाई गई है जिनका वातावरण हाइड्रोजन से भरा हो और जिनके नीचे बड़े महासागर मौजूद हों। K2-18b इस श्रेणी का सबसे मजबूत उम्मीदवार बन गया। इस विचार ने शोधकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दी, क्योंकि ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि एक नए प्रकार के जीवन की संभावना को समझने की शुरुआत थी। कल्पना कीजिए, अरबों किलोमीटर दूर एक महासागर में जीवन की शुरुआत हो रही हो। वहां की जलधारा धीरे धीरे किसी सूक्ष्म जीव को जन्म दे रही हो और हम इसे केवल अपनी दूरबीन की मदद से महसूस कर रहे हों। ये विचार ही हमारे मन और कल्पना को शांत करने वाला है, जैसे कोई गहरी नींद में बहता महासागर और उसकी लहरों की आवाज। और इसी महासागरीय परिकल्पना ने वैज्ञानिकों को अगली खोज की ओर प्रेरित किया, K2-18b की सतह और इसके महासागर के भीतर जीवन के संकेत खोजने की दिशा में। ये खोज अब सिर्फ तर्क और डेटा की नहीं रह गई थी, बल्कि मानव जिज्ञासा और आशा की भी थी। चैप्टर 15, एलियन महासागरों की चुनौतियां। K2-18b के महासागरों की परिकल्पना जितनी रोमांचक थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। हमारे लिए यह समझना आसान नहीं है कि अरबों किलोमीटर दूर एक दुनिया में पानी कैसे व्यवहार करता होगा, वहां की जलधाराएं कैसी होंगी या उसका तापमान और दबाव कैसा रहेगा। पृथ्वी पर महासागर हमारे लिए सहज और परिचित हैं। हम जानते हैं कि समुद्र की गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, पानी ठंडा होता है और जीवन की विविधता सतह से लेकर गहराई तक बदलती रहती है। लेकिन K2-18b पर स्थित महासागर इन सभी नियमों से अलग हो सकते हैं। सबसे पहली चुनौती है दबाव और वातावरण। K2-18b का वातावरण भारी और हाइड्रोजन से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ग्रह की सतह या महासागर पर दबाव पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक हो सकता है। ऐसे दबाव में पानी का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। ये ठोस, तरल या गैसीय रूप में अलग-अलग स्तरों पर मौजूद हो सकता है। इस स्थिति में जीवन के लिए क्या परिस्थितियां अनुकूल होंगी, इसे अनुमान लगाना बेहद कठिन है। दूसरी चुनौती है तापमान। K2-18b अपने तारे के आसपास घूमता है और इसका तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत अलग हो सकता है। अगर महासागर बहुत गर्म होंगे तो वहां जीवन के लिए रसायन क्रियाएं धीमी पड़ सकती हैं।
वहीं अगर तापमान अत्यधिक ठंडा हो तो पानी जम सकता है या जीवन के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं नहीं हो पाएंगी। इसलिए वैज्ञानिकों को ये समझना होगा कि इस ग्रह के महासागर जीवन के लिए संतुलित हैं या नहीं। तीसरी चुनौती है बादल और हवाएं। K2-18b के वातावरण में मोटी गैसों की परतें हैं और वहां बादल या हेज की उपस्थिति संभव है। ये सिर्फ दृश्य को नहीं बदलते बल्कि महासागरों में रासायनिक और तापीय संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। इन स्थितियों में जीवन की संभावनाओं का आकलन करना बेहद जटिल हो जाता है। ये कोई सरल गणित नहीं है बल्कि एक बहुआयामी पहेली है जिसमें दबाव, तापमान, रसायन और प्रकाश सबकी भूमिका होती है। इसके अलावा K2-18b पर जल वाष्प और मीथेन का असामान्य मिश्रण भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बन गया। पृथ्वी पर मीथेन का मुख्य स्रोत जीवन है, लेकिन K2-18b पर यह मिश्रण जीवन से जुड़ा है या ग्रह की प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से, इसे निश्चित करना आसान नहीं है। इसका अर्थ ये है कि महासागर में जीवन की खोज करने से पहले हमें ग्रह की पूरी रासायनिक और भौतिक संरचना को समझना होगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद K2-18b हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि ये असीम संभावनाओं और अनजानी जटिलताओं से भरा है। हमारे लिए ये संदेश भी है कि विज्ञान में धैर्य और सूक्ष्मता कितना आवश्यक है। हर डेटा पॉइंट, हर संकेत और हर रासायनिक अणु हमें इस ग्रह की वास्तविकता के करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए, अरबों किलोमीटर दूर कोई विशाल महासागर धीरे धीरे सूरज की रोशनी में चमक रहा हो। हवाएं वहां की परतों में धीरे धीरे बह रही हों और हम सिर्फ अपने दूरबीन की नजरों से इसे महसूस कर रहे हों। यह अद्भुत दृश्य न केवल हमारे मन को सुकून देता है, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयता में कितनी गहराई है। और इसी चुनौतीपूर्ण वातावरण ने वैज्ञानिकों को अगली खोज की ओर प्रेरित किया। K2-18b के मौसम, बादल और रासायनिक बदलावों की खोज, ताकि जीवन की संभावनाओं को और गहराई से समझा जा सके। चैप्टर 16, वैज्ञानिक डेटा की व्याख्या कैसे करते हैं। K2-18b से मिलने वाले संकेत और जानकारी केवल रोशनी की किरणों और अणुओं के निशान के रूप में आती है। दूरबीनें, चाहे वे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें सीधी तस्वीर नहीं देती। वे हमें ग्रह से गुजरती या टकराकर लौटती रोशनी का विश्लेषण देती हैं। वैज्ञानिक इस रोशनी को पढ़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहां कौन सी गैसें मौजूद हैं, तापमान कितना है और संभवतः सतह पर या महासागर में कैसी स्थितियां हो सकती हैं। ये प्रक्रिया सरल नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बंद डिब्बा है जिसमें अलग अलग खुशबुएं भरी हुई हैं। आप डिब्बा नहीं खोल सकते, लेकिन उसके ढक्कन से हल्की महक बाहर निकलती है। केवल उस महक को सूंघकर आपको अंदाजा लगाना है कि अंदर क्या रखा है। कुछ खुशबुएं साफ साफ समझ आ जाएंगी, जैसे नींबू की या गुलाब की, लेकिन कुछ इतनी जटिल होंगी कि वे दूसरी महक के साथ मिलकर नया आभास देंगी। ठीक यही काम वैज्ञानिक करते हैं, बस अंतर यह है कि वे खुशबू नहीं बल्कि रोशनी का विश्लेषण करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब K2-18b की रोशनी पकड़ी तो उसमें कई रंगों की धारियां थीं। इन धारियों को वैज्ञानिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। हर गैस अपनी अलग पहचान रखती है और खास रंगों की रोशनी को सोख लेती है। जैसे पानी की भाप कुछ रंगों को सोखती है, वैसे ही मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी अपनी पहचान होती है। वैज्ञानिक इन स्पेक्ट्रा की तुलना पृथ्वी पर किए गए प्रयोगों से करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ग्रह के वातावरण में कौन सी गैसें मौजूद हैं। लेकिन ये व्याख्या आसान नहीं होती। कभी कभी अलग अलग गैसें एक जैसी धारियां बनाती हैं और वैज्ञानिकों को ये तय करने में कठिनाई होती है कि असल में कौन सी गैस मौजूद है। उदाहरण के लिए, मीथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन गैसें लगभग मिलते जुलते संकेत देती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को सैकड़ों मॉडल बनाकर तुलना करनी पड़ती है। ये काम केवल कंप्यूटरों की मदद से संभव होता है, जो अरबों गणनाएं करके संभावनाओं को घटाते या बढ़ाते हैं। एक और चुनौती ये होती है कि टेलीस्कोप का डेटा शोर से भरा होता है। जैसे कोई पुराना रेडियो स्टेशन पकड़ने की कोशिश करता है और बीच बीच में आवाज टूटती है, वैसे ही ग्रह से आने वाला संकेत भी साफ सुथरा नहीं होता। वैज्ञानिकों को उस शोर को हटाकर असली जानकारी निकालनी होती है। इसमें महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। इस सब के बावजूद जब वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो केवल एक संभावना नहीं, बल्कि लंबे विश्लेषण और तुलना का परिणाम होता है। यही कारण है कि जब JWST ने K2-18b पर
पानी की भाप और मीथेन के संकेत देखे तो पूरी दुनिया उत्साहित हो गई। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि ठोस डेटा और उसकी सावधानीपूर्वक व्याख्या का नतीजा था। और फिर भी ये सफर अधूरा है, क्योंकि हर नई व्याख्या एक नए सवाल को जन्म देती है। अगर वहां मीथेन है तो उसका स्रोत क्या है? अगर पानी है तो क्या वो जीवन का संकेत है या केवल रासायनिक संतुलन का हिस्सा? वैज्ञानिकों का काम यहीं से शुरू होता है। यही कारण है कि K2-18b की कहानी हमें धैर्य और जिज्ञासा सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान केवल रोशनी और संकेतों के सहारे अरबों किलोमीटर दूर की सच्चाइयों को जानने की कोशिश करता है। और शायद यही विज्ञान का सबसे सुंदर पहलू है, अनजाने को जानने की अदम्य चाह। चैप्टर 17 K2-18b को पृथ्वी से अलग क्या बनाता है? जब हम K2-18b के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल मन में यही आता है कि ये हमारी पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है। आखिरकार जब भी हम किसी दूर के ग्रह में जीवन की संभावना देखते हैं तो उसे पृथ्वी के संदर्भ में ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन K2-18b की असली कहानी इसकी भिन्नताओं में छिपी है। सबसे पहली और स्पष्ट बात है आकार। K2-18b पृथ्वी से लगभग 8.5 गुना ज्यादा भारी है और इसका व्यास भी लगभग 2.5 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण हमसे कहीं अधिक होगा। यदि हम किसी तरह वहां पहुंच भी जाएं तो हमारा शरीर भारीपन महसूस करेगा और हर कदम जैसे बोझिल हो जाएगा। ये सोचने भर से ही हमें समझ आता है कि जीवन वहां वैसा नहीं हो सकता जैसा पृथ्वी पर है। दूसरा बड़ा अंतर है वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। लेकिन K2-18b का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन से भरा हुआ है। हाइड्रोजन हल्की गैस है और इसका व्यवहार पूरी तरह अलग होता है। ये गैस जीवन की संभावना को अस्वीकार नहीं करती, लेकिन इसका मतलब है कि वहां का जीवन अगर मौजूद है तो हमारी सोच और अनुभव से बिल्कुल अलग रूप में होगा। तीसरी बात आती है तापमान और ऊर्जा का स्रोत। K2-18b अपने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है। ऐसे तारे को रेड ड्वार्फ कहते हैं। इन तारों की ऊर्जा कम होती है और उनका प्रकाश लालिमा लिए हुए होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर K2-18b पर जीवन है तो वो हरे भरे पौधों की तरह हरा नहीं, बल्कि शायद किसी और रंग में विकसित हुआ होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अलग तरह की रोशनी पर आधारित होगी। ये हमें एक बिल्कुल अलग जैविक कल्पना की ओर ले जाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है महासागर की संरचना। पृथ्वी पर महासागर सतह पर फैले हुए हैं और उनके ऊपर वायुमंडल है, लेकिन K2-18b पर महासागर संभवतः गहरे, घने और दबाव से भरे हुए होंगे। इन महासागरों की गहराई इतनी ज्यादा हो सकती है कि वहां पानी बर्फ की तरह दबाव के कारण ठोस हो जाए, भले ही तापमान जमने से ऊपर हो। ऐसी परिस्थितियां पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती। ये महासागर पूरी तरह से अनोखे होंगे और इनमें जीवन का रूप हमारी कल्पना से परे हो सकता है। और अंत में सबसे बड़ा अंतर है दूरी और पहुंच। पृथ्वी सूर्य से केवल 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन K2-18b हमसे लगभग 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि वहां जाने की कल्पना करना भी अभी असंभव है। हम केवल टेलीस्कोप की मदद से उसकी झलक पकड़ सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारे जीवन के लिए कितनी अनमोल जगह है, और K2-18b जैसी दुनिया हमें ब्रह्मांड की विविधता का स्वाद मात्र देती है। फिर भी इन भिन्नताओं के बावजूद K2-18b हमारी ओर खींचता है, क्योंकि ये सवाल जगाता है कि क्या जीवन केवल पृथ्वी जैसा होना चाहिए या वो अलग परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यही सवाल हमें खोज की ओर प्रेरित करता है, और यही कारण है कि K2-18b केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा और आशा का प्रतीक बन गया है। चैप्टर 18 खोज का भविष्य। K2-18b की खोज और उससे जुड़े संकेत हमें ये बताते हैं कि इंसान किस हद तक अपनी जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ चुका है। लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। असली सवाल यह है कि आने वाले समय में हम इस ग्रह और इसके जैसे अन्य ग्रहों के बारे में और कितना जान पाएंगे। ये हमें विज्ञान की उस रोमांचक दिशा में ले जाता है जिसे हम भविष्य की खोज कहते हैं। सबसे पहले JWST की खोजों ने एक दरवाजा खोला है। आने वाले वर्षों में ये दूरबीन
और भी गहराई से K2-18b के वातावरण की जांच करेगी। हर नई ऑब्जर्वेशन हमें और अधिक डेटा देगी, जिससे हम जीवन की संभावना के बारे में अधिक सटीक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। लेकिन JWST ही अंतिम साधन नहीं है। वैज्ञानिक पहले से ही और शक्तिशाली टेलीस्कोप्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT। ये उपकरण और अधिक सूक्ष्म और स्पष्ट तस्वीर देंगे। भविष्य की खोज का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डायरेक्ट इमेजिंग। अभी तक हम केवल ग्रह से गुजरती रोशनी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आने वाली तकनीकें हमें सीधे ग्रह की तस्वीर देखने का अवसर देंगी। कल्पना कीजिए, जब पहली बार हमें K2-18b के महासागर, उसके बादल या उसकी सतह की असली झलक मिलेगी। वो पल मानव इतिहास में वैसा ही होगा जैसा पहली बार चांद पर कदम रखने का था। साथ ही वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिनसे हम ग्रहों की सतह और वायुमंडल का नक्शा बना सकेंगे। इस तकनीक से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि K2-18b पर तापमान किस हिस्से में ज्यादा है, कहाँ बादल बनते हैं और कहाँ संभावित महासागर फैले हो सकते हैं। ये जानकारी जीवन की संभावना को समझने के लिए अनिवार्य होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि K2-18b बहुत दूर है, 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। इसका मतलब है कि फिलहाल वहां तक कोई अंतरिक्ष यान भेजना असंभव है। अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें तो वहां पहुंचने में 120 साल लगेंगे, और हमारी वर्तमान तकनीक प्रकाश की गति के पास भी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए वैज्ञानिक फिलहाल केवल टेलीस्कोप और डेटा की मदद से ही काम कर रहे हैं। फिर भी भविष्य हमेशा अनिश्चित और संभावनाओं से भरा होता है। जैसे कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पर कदम रख पाएगा, वैसे ही ये कल्पना भी एक दिन हकीकत बन सकती है कि हम K2-18b जैसे ग्रहों पर जांच यान भेजें और वहां की मिट्टी और पानी का नमूना सीधे अपने हाथों में पकड़ें। इस खोज का भविष्य केवल वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का सपना है। क्योंकि जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन अकेला है या नहीं, तो हम वास्तव में ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हम कौन हैं और हमारी जगह इस असीम आकाशगंगा में कहां है। K2-18b हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर नई खोज हमें और बड़े प्रश्नों की ओर ले जाती है, और शायद यही इस यात्रा की सबसे सुंदर बात है। ये यात्रा अनंत है और हर कदम हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और भी करीब ले जाता है। चैप्टर 19, जीवन की खोज का दर्शन। K2-18b की खोज हमें केवल विज्ञान की ओर नहीं, बल्कि दर्शन की ओर भी ले जाती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं और अरबों तारों में से किसी एक ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश करते हैं, तो यह केवल वैज्ञानिक प्रयोग नहीं होता। यह हमारी गहरी जिज्ञासा और अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों का प्रतिबिंब होता है। आखिरकार यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या किसी और दुनिया में भी जीवन सांस ले रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी यही सवाल पूछे थे। प्राचीन सभ्यताएं रात के आसमान को देखकर मानती थी कि तारे देवताओं के घर हैं या रहस्यमयी आत्माओं का बसेरा। आज वैज्ञानिक भाषा में हम उन्हीं सवालों को नए ढंग से पूछ रहे हैं। अंतर इतना है कि अब हमारे पास दूरबीनें हैं, गणनाएं हैं और रासायनिक सूत्र हैं, लेकिन मूल जिज्ञासा वही है कि क्या वहां कोई है। जीवन की खोज हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड को देखने का नजरिया कितना विशाल होना चाहिए। पृथ्वी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन यह ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण मात्र है। अगर जीवन K2-18b पर पाया जाता है, तो यह हमें बताएगा कि जीवन केवल पृथ्वी की विशेषता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सामान्य गुण हो सकता है। और अगर वहां जीवन नहीं है, तब भी यह खोज हमें यह एहसास कराएगी कि पृथ्वी कितनी अनमोल और अद्वितीय है। इस दर्शन में एक और पहलू है, विनम्रता। जब हम 120 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे से ग्रह की खोज करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारी शक्ति और ज्ञान कितने सीमित हैं। हम केवल रोशनी के संकेत पकड़कर अनुमान लगा रहे हैं। फिर भी इस सीमित ज्ञान ने हमें ब्रह्मांड की इतनी गहराई तक पहुंचा दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि विनम्रता और धैर्य विज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन की खोज हमें अपने आप से भी जोड़ती है। यह सवाल कि क्या हम अकेले हैं, दरअसल यह पूछने जैसा है कि हम कौन हैं। अगर कहीं और जीवन है, तो हमारी परिभाषा बदल जाएगी। हम ब्रह्मांड के अकेले नहीं, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा होंगे। और अगर जीवन केवल पृथ्वी पर है, तो यह हमें और भी जिम्मेदार बनाता है कि हम अपने ग्रह और जीवन की रक्षा करें। इस यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह कभी खत्म नहीं होती। हर खोज नए सवाल लाती है, हर उत्तर नई जिज्ञासा जगाता है। और शायद यही जीवन का असली दर्शन है, खोजते रहना, समझते रहना और अज्ञात को जानने की प्यास बनाए रखना।
K218b की कहानी विज्ञान और दर्शन का ऐसा संगम है जो हमें शांति भी देता है और प्रेरणा भी। जब हम रात को आसमान देखते हैं तो यह एहसास होता है कि हम केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड की अनंत कहानी के सक्रिय पात्र हैं। अब अगला कदम यही है कि हम इस कहानी को एक निष्कर्ष की ओर ले जाएं, जहां विज्ञान और कल्पना मिलकर हमें यह सिखाएं कि खोज का महत्व सिर्फ उत्तर पाने में नहीं, बल्कि खोजते रहने में है। अध्याय 20, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। K218b की ये यात्रा हमें एक अद्भुत सत्य के करीब ले जाती है कि ब्रह्मांड केवल एक विशाल खालीपन नहीं है, बल्कि रहस्यों और संभावनाओं से भरा हुआ एक जीवित कैनवस है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नजरों से जब हमने इस ग्रह की झलक पाई, तो हमने केवल एक नए ग्रह का अध्ययन नहीं किया, बल्कि अपनी ही जिज्ञासा और अस्तित्व का प्रतिबिंब देखा। ये ग्रह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड को समझना केवल विज्ञान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव आत्मा की खोज है। हर बार जब हमें K218b से जुड़ा कोई संकेत मिलता है, चाहे वो पानी की भाप हो, मीथेन हो या महासागरों की परिकल्पना, हमारे भीतर आशा की एक नई लहर उठती है। ये आशा हमें याद दिलाती है कि जीवन की तलाश सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी चल रही है। अगर K218b पर जीवन है, तो वो हमें दिखाएगा कि जीवन की परिभाषा कितनी व्यापक और अनंत है। और अगर वहां जीवन नहीं भी है, तब भी ये हमें ये एहसास कराएगा कि पृथ्वी कितनी अद्वितीय और अमूल्य है। हमारी नीलिमा से भरी ये दुनिया ब्रह्मांड का दुर्लभ रत्न है, और इसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। K218b की कहानी हमें यह भी बताती है कि विज्ञान और दर्शन कभी अलग नहीं रहे। विज्ञान हमें उपकरण और आंकड़े देता है, और दर्शन हमें उन आंकड़ों को जीवन और अस्तित्व के प्रश्नों से जोड़ने का दृष्टिकोण। दोनों मिलकर हमें यह एहसास कराते हैं कि ब्रह्मांडीय यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। और अंत में ये निष्कर्ष हमें शांति देता है। जैसे रात के सन्नाटे में धीमी हवा बहती है, वैसे ही ये विचार हमारे मन को शांत करता है कि हम इस ब्रह्मांड की विशालता का हिस्सा हैं। हमारी कहानियां, हमारी खोजें और हमारी आशाएं इस असीम आकाशगंगा में गूंज रही हैं। हम भले ही छोटे हों, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें सितारों तक ले जाती है। तो जब आप अगली बार रात में आसमान की ओर देखें और किसी तारे की मंद चमक महसूस करें, तो याद रखें कि वहां शायद कोई और दुनिया है जो हमारे सवालों का जवाब छिपाए बैठी है। और इसी खोज की प्यास ही हमें इंसान बनाती है, जिज्ञासु, सपने देखने वाला और कभी ना रुकने वाला। यही है K218b की सच्ची कहानी, एक ग्रह जो केवल दूरबीन में दिखता है, लेकिन हमारी आत्मा को छू जाता है। और यही है वो ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण जो हमें सिखाता है कि खोज का सफर कभी खत्म नहीं होता।